नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। जैसे जैसे जींद उपचुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जींद की चुनावी जंग भी दिलचस्प होती जा रही है। नामांकन के आखिरी दिन भी उम्मीदवार के ऐलान के लिए राजनीतिक पार्टियों में कशमकश दिखाई दी। तो जींद उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और लगभग सभी दलों ने जींद की जंग के लिए अपने अपने पत्ते खोल दिए। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, एलएसपी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। जींद की जंग के लिए कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला, बीजेपी की तरफ से कृष्ण मिड्ढा, जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला, इनेलो की तरफ से उमेद रेडू और एलएसपी की तरफ से विनोद आश्री को मैदान जंग में उतारा गया है। अब ये जंग दिलचस्प हो गई क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो गए। कृष्ण मिड्ढा, आपको पता है कि हरिचंद मिड्ढा के बेटे हैं। हरिचंद मिड्ढा वो जिन्होंने 2 बार जींद की जंग जीती लगातार, और अब उनके बेटे बीजेपी में हैं। बीजेपी की तरफ से कृष्ण मिड्ढा को टिकट दे दी गई। कांग्रेस ने इस जंग को और दिलचस्प बना दिया जब रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो पहले से ही विधायक हैं, उनको एक और सीट से विधायक बनाने के लिए उनको आगे कर दिया गया। हालांकि कल देर शाम तक कांग्रेस के लोग ये मानकर चल रहे थे कि निर्दलीय विधायक जयप्रकाश के बेटे विकास की टिकट पक्की है, लेकिन बहुत नाटकीय रूप से रणदीप सिंह सुरजेवाला के नाम का ऐलान हो गया। और अब इलेक्शन से पहले रणदीप सुरजेवाला, जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए लिटमस टेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ये एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस में। किसका कौन प्रत्याशी है? दिग्विजय चौटाला जेजेपी की तरफ से, कृष्ण मिड्ढा बीजेपी की तरफ से अपना दावा पक्का कर रहे हैं, अपने ताल ठोक दी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, नाटकीय ढंग से उनके नाम का ऐलान हो गया। विनोद आश्री, पंडित विनोद आश्री, एलएसपी यानी कि राजकुमार सैनी ने इन पर दाव लगाया है। मुकेश मंडल हमारे असाइनमेंट हेड इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मुकेश, एक बात बताइए, हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश मंडल, न्यूज रूम से सीधे जुड़े हैं। मुकेश, एक बात बताइए कि इस वक्त जो चुनाव में परिस्थितियां बन रही हैं, क्या वो इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए काफी हैं? अब बिल्कुल गौरव, देखिए जिस तरह से पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए, किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार रहने वाला है। जींद उपचुनाव जो कि माना जाता है, जो राजनीति की शुरुआत हम कहें तो जींद की धरती से की जाती है, और यही वजह है कि जींद उपचुनाव में जितनी भी पार्टियां हैं सब ने अपने जोर लगा दिए हैं। बात करें रणदीप सुरजेवाला जो राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, उनको खुद उतरना पड़ा, जबकि वो कैथल से मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा बात करें जेजेपी की तो दिग्विजय चौटाला जो अच्छे खासे युवा में लोकप्रिय हैं, राष्ट्रीय नेता है इंसो के, वो उस मैदान में आ गए हैं। इसके अलावा बात करें हम इनेलो की तो उमेद रेडू, ये ऐसा नाम है, जब आपको याद होगा जाट आरक्षण की मांग हुई थी तो उमेद एक ऐसा नाम था जाट नेताओं में, एक पहचान थी उनकी, हर जगह कहीं कहीं धरना प्रदर्शन करना है, कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी है, तो वो सबसे आगे रहते थे। और यही वजह है कि इनेलो ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में माना यह जा रहा है, अब ये कमाल की बात देखिए गौरव, उमेद रेडू जिन्होंने नामांकन भर लिया था निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, उन्होंने नामांकन भर लिया था, लेकिन उसके बाद जाकर इनेलो ने उनसे बात की, साठगांठ की, और अब जाके वो दोबारा नामांकन भरने जाएंगे इनेलो पार्टी से। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये जो जींद की धरती पे जो लड़ाई चल रही है उपचुनाव को लेकर, ये काफी अहम मानी जा रही है, काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि सारे कैंडिडेट, अब बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें या लोक सुरक्षा पार्टी की बात करें, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो उनमें अपना एक वोट बैंक है, उनका अपना वोट बैंक है, लोग में अपना एक पहचान है उनकी। अब
जब कृष्ण मिड्ढा की बात की जाए तो उनके पिताजी पहले इनेलो से विधायक रह चुके हैं वहां से, उसके बाद 2 महीने पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और उसके बाद उनके पास जो फादर का वोट बैंक वो तो है, लेकिन जो लोगों की सहानुभूति है जिस तरह से कृष्ण मिड्ढा के साथ, वो कहीं ना कहीं दिख सकता है। टफ माना जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला एक ऐसा नेता है राष्ट्रीय कांग्रेस के जिनको इस मैदान में आना पड़ा। हालांकि मैराथन की बैठक हुई कांग्रेस की, 2-3 बैठकें हुई, लेकिन कोई भी नाम फाइनल नहीं हो पाया। एक विकास का नाम सामने आ रहा था, लेकिन उस पर भी 2 गुट बट गए। तो ऐसे में राहुल गांधी के पास चारा यही रहा कि समय कम है, और समय के मद्देनजर उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को कहा कि आप जाओ वहां पे और चुनाव लड़ो। और जैसे ही रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आया, वैसे ही जेजेपी और इनेलो की भी धड़कनें तेज होगी, क्योंकि एक बड़ा चेहरा जब जींद चुनाव में आते हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक है, राष्ट्रीय लेवल के नेता है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का विषय था ये। और इसी के मद्देनजर उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतारे। आज सुबह की बात करें तो जेजेपी ने पहले अपने पत्ते खोले दिग्विजय चौटाला के नाम पे, और सबसे आखिरी में बात करें इनेलो ने जो उमेद रेडू को उतारा है, वो भी एक बड़े नेता है, जाट लैंड माना जाता है जींद को, और वहां से एक जाट नेता, यानी तमाम पार्टियों ने जाट जो करीब करीब जाट नेताओं पे अपनी भरोसा जताया है। और यही वजह है कि जींद उपचुनाव में काफी अहम बात की जाए राष्ट्रीय टीम की, बीजेपी राष्ट्रीय की बात करें, कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम की बात करें, तमाम जो राष्ट्रीय नेता है उनकी नजरें बनी हुई है। और यही वजह है कि रात में 11:30 बजे कांग्रेस को लास्ट में अपना उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। कई दिनों से सबने पत्ते नहीं खोले थे, वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि बीजेपी पहली पार्टी है जिसकी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में। ऐसे में बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी कि पहले अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो एक नई पार्टी है, उन्होंने पहले अपना पत्ता खोला, उसके बाद बीजेपी ने, उसके बाद कांग्रेस, फिर जेजेपी, इनेलो। अब देखने वाली बात यह होगी कि वहां पे माना यह जा रहा है गौरव, जो 35,000 से 36,000 जो वोट जिस कैंडिडेट को मिल जाए वो विजय घोषित हो सकता है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिनको जो 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में अपना वोट जुटा पाए, क्योंकि सारे बात करें जो पूरा मंत्रिमंडल लगा है बीजेपी के पक्ष में, पूरे इनेलो के जो केंद्रीय जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, वो लगे हुए हैं वहां पे, जेजेपी के पूरा जो नेता है। ठीक है मुकेश, आपके पास लौट कर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता चंडीगढ़ से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश, बहुत दिलचस्प हो गया ये जींद का उपचुनाव, और जो हम बात कर रहे थे मीडिया वाले की साख की लड़ाई है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उस लिहाज से जो इन्होंने कैंडिडेट उतारे और जिस कद के लोगों को उतारा गया है, वो इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। गौरव, देखिए, राजनीति में जो टाइमिंग है बड़ी महत्व रखती है, और ये उपचुनाव मात्र उपचुनाव नहीं है। ये आप टाइमिंग के हिसाब से देखिए, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है। ये टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रखती है। तो ऐसे में ये जो है एक हर किसी के लिए, क्योंकि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा मैंडेट की बात रहेगी, क्योंकि भाजपा जिस हिसाब से अभी 5 नगर निगमों के चुनाव जीती है और हमेशा सबका साथ और सबका विकास की बात करती रही है, ऐसे में भाजपा के लिए ये जो उपचुनाव है सरधड़ की बाजी जैसा है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव आने हैं। यदि भाजपा का उम्मीदवार आता है तो सरकार की नीतियों पर, सरकार के कामों पर मोहर लगेगी। और दूसरा, आप कांग्रेस की तरफ से देखें गौरव की कितना बड़ा हैवीवेट जो कैंडिडेट है रणदीप सुरजेवाला, जो कि ऑलरेडी कैथल से विधायक भी हैं, उन्हें उतारा गया है। और तीसरा, आप जेजेपी की लें तो उन्होंने भी, अजय चौटाला ने अपने छोटे पुत्र को मैदान में उतार दिया है। सिर धड़ की बाजी वाली बात है गौरव इसमें। और इनेलो ने जो है उमेश सिंह रेडो पर बाजी लगाई है। आप जिस तरह से उम्मीदवार आए हैं मैदान में, ये मात्र जो है एक, आप ये कहें कि सिरधड़ की बाजी वाला उपचुनाव है, ये मात्र उपचुनाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आगे की राजनीति के संकेत मिलने हैं, आगे की राजनीति तय होनी है लोकसभा में और विधानसभा के, जैसे मैंने बताया कि चुनाव है। तो ये एक जो यहाँ के नतीजे हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ठीक है राकेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्या कांग्रेस ने की तरफ से ये नाम जो हम हमेशा से देखते रहे हैं कि कांग्रेस में खेमेबाजी रही है, कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटा रहा है, क्या उसको पाटने की कोशिश के तौर पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के करीब भी माने जाते हैं रणदीप सुरजेवाला? 100%, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला इस कद के नेता हैं कांग्रेस में कि उनका जो है विरोध करना, चुनाव के दौरान विरोध करना किसी के बस की बात नहीं रहेगी। आपने देखा होगा कि पिछले इस टेन्योर में, जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर है राज्य से, रणदीप सुरजेवाला अपने तौर पर एकला चलो की नीति पर रहे हैं, बड़ी जनसभाएं करते रहे हैं, पूरे हरियाणा में उन्होंने जनसभाएं की हैं, तो एक अच्छा खासा भीड़ वो जोड़ते रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि
सीएम भी जो एक सीएम पद के दावेदारों में भी रणदीप जो है शुमार हैं। जिस तरह से उन्होंने एक अलग से लाइन पकड़ी है, तो रणदीप एक कदावर नेता है और उनका विरोध करना कांग्रेस के लिए या किसी भी गुट के व्यक्ति के लिए मुश्किल काम होगा। जैसा आपने कहा कि और राकेश, एक इंटरेस्टिंग बात और दर्शकों को बतानी चाहिए हमें कि 96 में और 2005 में इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जैसे बड़े नेता को हराया है चुनाव में। बिल्कुल, देखिए इंटरेस्टिंग बात यही भी नहीं, इसके और भी है। जैसा आपने कहा कि 2 दफा उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हराया है। इनेलो के लिए दूसरी मुसीबत की बात यह है, अभी अभी ताजा पार्टी जो है 2 धड़े में बटी है, जेजेपी और इनेलो। तो आप ये भी जानते हैं कि इन दोनों के लिए एक उपचुनाव में आपसी जो एक रंजिश वाली जो स्थिति है, आपसी जो एक बात बनेगी कि किसी को जीतने देना है, क्योंकि यदि दोनों में से कोई एक जो जीता है तो दूसरे का वर्चस्व की बात जो है, अस्तित्व की बात है, उस पर आंच आती है। तो इन दोनों की आपसी जो लड़ाई है वो क्या गुल खिलाएगी, ये भी इस उपचुनाव में देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, आईएनएलडी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी थी, उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था या जो उम्मीदवार मिल रहे थे वो उस कद के नहीं थे। क्या इस वजह से एक उम्मीदवार जिसने निर्दलीय नॉमिनेशन भर दिया था उससे जाके बात करना और उसको आईएनएलडी की तरफ से उम्मीदवार बनाना, ये दिखाता है कि आईएनएलडी की स्थिति जो माना जाता था कि वैसे उनके लिए उनका गढ़ है, वहां स्थिति उनकी क्या है? देखिए गौरव, इसमें कई बातें मायने रखेंगी। एक तो हरिचंद मिड्डा जिनका देहांत हुआ है वो इनेलो के ही विधायक थे। अब कृष्ण मिड्डा का राजनीति में वहाँ क्या आधार रहता है, क्या वो इनेलो की वोट अपने पक्ष में, क्योंकि आप जानते हैं कि वो भाजपा में कुछ समय पहले आ गए थे, मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था। तो ऐसे में जो उनके जो फादर की वोट है वो कितनी ले पाते हैं भाजपा, क्योंकि कभी भी जींद में भाजपा का गढ़ नहीं रहा है। तो ऐसे में उनकी वोट कन्वर्ट कितनी होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और जैसा कि इनेलो की बात है, क्योंकि जेजेपी ने जो सुप्रीमो है अजय चौटाला ने अपने छोटे पुत्र को वहां से मैदान में उतारा है, तो अभय चौटाला इधर जो इनेलो के जो प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो उनके लिए परिवार के किसी सदस्य को यहाँ उतारना नहीं बनता था। तो ऐसे में जो उन्हें उम्मीदवार बेहतर लगा है, और रेडू की बात जैसे हम करते हैं, तो उन्होंने अपने तरफ से एक बेहतर एक सार्थक प्रयास किया है। बहुत शुक्रिया राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हैं इस वक्त फोन लाइन पे। राजीव जी, जींद का चुनाव अब जबरदस्त सियासी दंगल का रूप अख्तियार कर चुका है, हैवी वेट सारे सियासी पहलवान मैदान में हैं। हाँ बिल्कुल, एक घबराहट तो आपको देखने को मिल रही होगी जब हर राजनीतिक पार्टी को अपने सबसे बड़े से बड़े, जिसको भी अपना बड़ा कद मानते हैं, उन्हें अगर चुनावों में उतारना पड़ रहा है तो वो घबराहट तो आपके सामने स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी कोई भी ऐसा कैंडिडेट किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं था जिससे कहा जा सके कि वो वहाँ उम्मीदवार बन पाए। कांग्रेस को सुरजेवाला जी को उतारना पड़ा, जो 24 घंटे राहुल गांधी जी के साथ। आपने सुरजेवाला का जिक्र किया, आपको रोक रहा हूं। मांगेराम गुप्ता साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं। मांगेराम जी, आपके पास हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने लगभग अप्रोच किया है, ज्यादातर सियासी दलों के लोगों ने, किसको समर्थन करेंगे आप? हेलो गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ आ रही है, बताओ। सर, लगभग हर सियासी दल आपके पास पहुंचा है, किसको समर्थन कर रहे हैं मांगेराम गुप्ता साहब? मैं किसी को समर्थन नहीं कर रहा। किसी को नहीं करेंगे? ना ना। क्या ये सच है कि रणदीप सुरजेवाला साहब आपके पास पहुंचे थे? अभी रणजीत सिंह पहुंचा, सारे साथी थे, बहुत इकट्ठा हो गए थे उसके साथ। प्रेस वाले भी आपके आगे थे भाई, सबको मैंने कह दिया मैं आया है, मैं आए को तो कोई भी आएगा उसको वेलकम करूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं। मेरे इसके साथ तो मैं और अब तब शायद और कुछ भी कह देता, लेकिन ये मेरा पुराना साथी रहा है, इसका बाप के साथ साथ रहा है। इसको मैंने हमदर्दी से कही है जो बात कहनी थी। ये बात एक तो मैंने ये कही है, कांग्रेस पार्टी ने कोई अच्छा फैसला नहीं लिया। आपको बलि का बकरा बनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, आप बन गया, आपने तो राहुल गांधी का आदेश मान लिया। बोले मैं तो आदेश तो मान लिया, लेकिन फैसला क्या है? ये 10 कैंडिडेट से टिकट लेने वाले कांग्रेस के, उनमें से किसी को देते आपको देने का मतलब यार कांग्रेस में कोई जान नहीं लगते, उन्हें इसलिए दिया ना। आपको सुधार लोगे,
लेकिन मतलब वो 10 आपके कैंडिडेट हिसाब तो- से रणदीप सुरजेवाला को बलि का बकरा बनाया गया है? नहीं, उसको तो जीतने की उम्मीद होगी भी अच्छा कैंडिडेट, और किस लिए आप बताओ ना, मैं जो कह रहा हूँ किस तरह और क्या समझ के दिया उनको। वो तो ऑलरेडी तो असल में वो सीट खाली करनी पड़ेगी, तो करनी ही पड़ेगी बढ़ने के बाद में। फिर क्या पोजीशन दी? तुम एक सीट में तो दूसरे बाहर से जाके एक सीटिंग एमएलए को लड़ाते हो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आप कहोगे, सब कहेंगे, दीवार बोल देगी। अगर कांग्रेस में ये डर था, सीट निकलती नहीं, 10 कैंडिडेट खड़े हैं टिकट लेने के लिए। अच्छा गुप्ता जी, एक बात बताइए, आप क्योंकि जींद की सियासत के सबसे बड़े धुरंधरों में से एक हैं, आपके हिसाब से अब इतने बड़े बड़े चेहरे चुनाव में हैं, आपके हिसाब से क्या माहौल आप देख पा रहे हैं सर? माहौल तो भी बनेगा, अभी तो आज शुरुआत कर लेंगे। अभी तो आज शुरुआत है, आज मेला लग रहा है, सब आने लग रहे हैं, पार्टी के लोग, नेता, सब मिनिस्टर आएंगे। अभी तो यहाँ सबने अपने वर्जिश करनी पड़ेगी, सरकार छोड़ छोड़ के। चीफ मिनिस्टर भी आएगा, मिनिस्टर भी आएंगे, सारे पार्टी के नेता आएंगे जी। ऐसा थोड़ा ये इलेक्शन बहुत बहुत सख्त हो जाएगा, और इसलिए आ जाएगा कि इन पार्टियों ने डिसीजन ठीक नहीं ले रखे कैंडिडेट के। अच्छा, जींद हल्के को इन्होंने लोगों ने ये सोच लिया तो फद्दू बसा, इन्हें कोई पता नहीं राजनीति का। हाँ। अच्छा, क्या आपको लगता है गुप्ता जी कि इनेलो की टूट का मतलब जेजेपी के बनने और अभय सिंह के और अजय सिंह के अलग अलग होने का असर पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा, तो पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा। क्या असर होगा सर उसका? अब ये है ना, मैं कह रहा हूँ कि असल बात ये है कि ये टिकट का गलत चॉइस इन लोगों की भी गलत है। 316 कह लो, ये जो जेजेपी है, ये अपने भाई को टिकट दे देकर जींद में कोई कैंडिडेट मिलता ही नहीं इनको लड़ाने के लिए। हमने कहा, मेरे पास आए थे, मैंने कहा तुम गलती क्यों करते हो? जींद के हल्के को इतना जमा मूर्ख क्यों समझते थे लड़ने के लिए? इनको खाने के लिए, लूटने के लिए आते हो क्या, पकाने के लिए? आप किसी आदमी को टिकट दो, किसी जाति को दो, लेकिन दो तो जींद में अपने भाई को उतार दिया। आपके हिसाब से ये नुकसान करेगा जेजेपी को? जी, आपके हिसाब से दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारना जननायक जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है? बहुत बड़ा नुकसानदायक, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा। कैसे? कैसे? बाहर का है, दूसरे हल्के का है। लेकिन चौटाला परिवार को तो यहाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया है। चौटाला परिवार को तो यहाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया है ना? चौटाला परिवार ने तो चौटाला के प्यार दे रखा है। ये तो कम्युनिटी की बात थी, जाति पाति में सिटेवर जाट कम्युनिटी ज्यादा थी, उसको साथ देते थे। अब वो मर गया और ये जेल में चला गया, थोड़ा थोड़ा को प्यार है इनका हमारे जाटों ने। अब वो पोजिशन नहीं रही जो इनका बैम है, वो देवलाल का टाइम का गया जमाना वो। ठीक है सर, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। आफ्ताब अहमद साहब पूर्व मंत्री हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सर, आपकी पार्टी ने जिस मोहरे पर दाव लगाया है, क्या वो आपको लगता है कि इस वजह से है क्योंकि पार्टी की आपसी फूट नजर ना आए, उसको पाटने की कोशिश? नहीं, जो है अरे जो कैंडिडेट हैं पार्टी ने इस वजह से कि वहाँ या तो इसमें दिए वहाँ जो है उसी जिले के हैं, वहीं के हैं और लोकल कैंडिडेट हैं और प्रदेश में एक बड़े नेता के तौर पे हैं और सबने मिलजुल के यही पार्टी ने फैसला किया है कि इस उपचुनाव में जो परंपरागत तौर पे पिछले बार 2 बार से लोकदल का कैंडिडेट यहाँ से जीत रहा था, इसमें कांग्रेस जीत के आए, इस वजह से कांग्रेस ने नहीं तो ऑलरेडी एक विधायक जो कहीं और से किसी और विधानसभा सीट से विधायक है, उसको फिर लड़ाने की जरूरत, मतलब इतना सुखाड़ पड़ गया था कैंडिडेट्स के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कैंडिडेट का था, लेकिन सबसे जो है वो विधायक है नहीं, वो तो के 3 जिले से हमारे कैंडिडेट है, तो इस वजह से सबसे सशक्त जो है तो ऑलरेडी वो विधायक है ना सर? जी, वो पहले नरवाना से विधायक रहे हैं 2 बार, जींद से भी रहे हैं 2 बार, तो इसलिए क्षेत्र बदलते हैं, लेकिन जींद जिले से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए पार्टी ने उनको नेतृत्व में उनको वहां पे। क्या जो सियासी गलियारों में चर्चा है कि हुड्डा खेमा, तंवर खेमा, इन सब खेमों को पाटने की कोशिश के तौर पर रणदीप सुरजेवाला को प्रोजेक्ट किया गया है, ये सच है? सबका ये सामूहिक फैसला है, सबका पार्टी में मिलजुल के सभी नेताओं ने जो है फैसला लिया है उसके। मांगेराम गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, पूर्व मंत्री हैं
और वो कह रहे हैं कि बलि का बकरा बनाया गया है रणदीप सुरजेवाला को। अभी उनके पास गए थे चाय पीने, तो उन्होंने कहा भी है उनको। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राजनीति में चुनौतियां जो है हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस नेताओं के लिए रही हैं, और उनमें से कांग्रेस पार्टी हमेशा निकल के भी आई है, और हमारे नेता भी सक्षम है इसमें कि वो अपनी जो है जींद उपचुनाव में कांग्रेस अवश्य भावी अब कांग्रेस चुनाव जीतेगी। तो आप किस बेसिस पे वोट मांगेंगे? आपकी पार्टी किस बेसिस पे वोट मांगेगी सर? पार्टी मगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी का जो है कुशासन और 4 साल 4.5 साल में उनका जिस तरीके से उनका पूरे प्रदेश के जींद का विकास मुद्दा होगा आपके लिए? बिल्कुल, विकास मुद्दा कांग्रेस का सबसे पहले होगा। क्या क्या वहाँ प्रॉब्लम्स है सर, ये जानकारी है आपको? नहीं, मैं आप जाएंगे वहां जब जींद की जैसे लोकल प्रॉब्लम। ठीक है सर, एक बात आपको और सवाल पूछ लेता हूं, आखिरी सवाल पूछ लेता हूं, शायद आप जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, फिर भी पूछ लेता हूं। 10 साल किसी जगह किसी राज्य में शासन करने के बाद भी अगर ये कहना पड़ जाए लोगों को, वहां जाएंगे तो आपको एहसास होगा जींद जाने पर आपको कि वहां समस्याएं ही समस्याएं हैं। वहां से एक से बढ़कर एक बड़े बड़े नेताओं को जिताया गया, लेकिन जींद आज भी पिछड़ा है। अगर जींद 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल के बाद भी कह रहा है कि कोई विकास नहीं हुआ, किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने सर? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कई बार ऐसे सवालों पर फोन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या हो सकता है टेक्निकली कुछ फॉल्ट आ गया हो, इसकी वजह से भी कटा हो। लेकिन अब आपको हम दिग्विजय चौटाला, जो कि जेजेपी जननायक जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जो ताल ठोक रहे हैं, उनके साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता की खास बातचीत सुनवा रहे हैं, सुनिए। मैं सबसे पहले पार्टी की हाईकमान का और जींद की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि पार्टी में बैठे लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये अवसर देने का काम किया। मुझे जो प्यार दिया है, मुझे जो विश्वास दिया है और जो मुझे आशीर्वाद देकर के इस चुनाव में आगे किया है, मैं उन्हें भरोसा देता हूं, जनता को भी और पार्टी को। मैं उनके विश्वास को आपका पहला चुनाव आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में इतने कम समय में मुझे राजनीतिक तौर पर एक इलेक्टोरल वे में पॉलिटिक्स में कदम रखने का अवसर मिलेगा। मगर चुनौतियां और फैसले जो हैं वो कह करके नहीं आते। आज जो मेरे सामने पार्टी ने एक जिम्मेवारी रखी है, मेरी उम्र कम हो सकती है, मगर मैं आपको विश्वास और जींद की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे से जितना बन पाएगा, मैं मेरी कैपेबिलिटी से ज्यादा अथक प्रयास कर करके यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, चाहे हमारे महिलाओं के लिए, नौजवान साथियों के लिए, बैकवर्ड के लिए, दलित के लिए, किसान कमेरे के लिए, नौजवान के लिए, जितना मेरे से बन पाएगा इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए प्रयास। आपने एक पहले ऐलान किया था कि सुरजेवाला के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपका जीत के उपचुनाव के अंदर आपका सपना पूरा हो गया। और सुरजेवाला भी एक पुराने दिग्गज नेता है, तो उनके आप किस नजरिए से देख रहे हैं चुनाव को लेकर? मेरे पिता और दादा को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बेकसूर होते हुए एक ऐसा दंड कुछ लोगों ने गहरी साजिश रच के दिया था, उसकी टीस और उसकी पीड़ा कहीं ना कहीं हमारे मन में जरूर थी। और परमपिता परमात्मा जो रास्ता दिखाता है या जिस सिचुएशन में आपको ला करके खड़ा कर देता है, मैं ये मान करके चलता हूं कि आज मुझे अवसर मिला है कि 31 तारीख को मैं मेरे पिता और दादा को तोहफा दे सकूं, उन्हें ये विश्वास दिला सकूं कि कम से कम जिन लोगों ने षड्यंत्र और साजिश रच करके आपके साथ ये काम किया, उनको सबक सिखाने का काम यहाँ चौधरी देवलाल जी को जीत की जनता ने सिर माथे पर बैठा के रखा, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको इसी माथे पर जीत की जनता क्यों बैठा? केवल चौधरी देवलाल जी ही नहीं, आज चौथी पीढ़ी को भी, चाहे दुष्यंत चौटाला तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब आए तो जींद की जनता का अपार प्यार और स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे जब ये अवसर प्राप्त हुआ है तो मुझे भी यहाँ के लोग आशीर्वाद देंगे, स्नेह देंगे और अपना नुमाइंदा बना करके एक अवसर देंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज तो शायद चौधरी देवीलाल जी की चौथी पीढ़ी होने के नाते या दुष्यंत का भाई होने के नाते, अजय सिंह जी का बेटा होने के नाते और जेजेपी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे आप इस लायक समझें। मगर 10 महीने में मैं मेरे काम के माध्यम से जब 10 महीने बाद आपसे वोट मांगने आऊंगा तो फिर मैं मेरे काम के एवज में आपसे वोट मांगने आऊंगा, ये मैं आपको विश्वास है। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।